नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन 20वें दिन तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में पारा लगातार गिरता जा रहा है, लेकिन किसानों की मांगों पर गतिरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। सिंधु, टीकरी, शाजापुर, गाजीपुर और चिल्ला बॉर्डर के साथ साथ दिल्ली से सटे तमाम वो बॉर्डर हैं जहां पर किसानों ने डेरा डाला हुआ है। किसान कृषि कानून रद्द करने की मांग पर अड़े हैं। किसानों की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि जब तक सरकार कानून को वापस नहीं लेगी वो पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि सरकार की ओर से किसानों को संशोधन का प्रस्ताव भेजा गया था जो किसान खारिज कर चुके हैं। लिहाजा सरकार की ओर से यह कहा जा रहा है कि अब उनको किसानों के जवाब का इंतजार है। बात आखिर कब आगे बढ़ेगी ये देखने वाली बात है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी किसानों को भरोसा दिया है कि किसानों की हर शंका का समाधान किया जाएगा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए किसानों को गुमराह करने के भी आरोप लगाए हैं। आज की बड़ी बहस के सवाल यही है कि आखिरकार बिना बातचीत के किसान आंदोलन का समाधान कैसे निकलेगा। सरकार की बात पर भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं किसानों और सरकार के बीच में अब तक कोई बात क्यों नहीं बन पा रही है। कृषि कानूनों पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है। आखिर कौन गुमराह कर रहा है और किसान गुमराह क्यों हो रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। इन्हीं बड़े सवालों को लेकर के आज करेंगे सबसे बड़ी बहस, जो कि सवाल इस बात को लेकर के है कि आखिरकार नतीजा कब निकलेगा और कैसे निकलेगा। तो आज की बड़ी बहस में खास मेहमानों के साथ हम चर्चा करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कृषि कानूनों पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली के आसपास आजकल किसानों को डराने की साजिश चल रही है। उन्होंने कहा कि क्या अगर कोई आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो क्या भैंस लेकर चला जाता है? जैसे आजादी पशुपालकों को मिल रही है वैसी ही आजादी हम किसानों को दे रहे हैं। कई सालों से किसान संगठन इसकी मांग करते थे। विपक्ष आज किसानों को गुमराह कर रहा है, लेकिन अपनी सरकार के वक्त ऐसी ही बातें करता था। दिल्ली के आसपास किसानों को भ्रमित करने की बड़ी साजिश चल रही है। उन्हें डराया जा रहा है कि नए कृषि सुधारों के बाद किसानों की जमीन पर दूसरे कब्जा कर लेंगे। भाइयों बहनों, मैं आपसे जानता हूं, क्या कोई डेयरी वाला आपसे दूध लेने का कॉन्ट्रैक्ट करता है तो आपकी गाय भैंस ले जाता है क्या? कोई फल सब्जी करने का उद्यम करता है तो क्या आपकी जमीन ले जाता है क्या? आपके प्रॉपर्टी उठा के ले जाता है क्या? हाल में हुए कृषि सुधारों की मांग बरसों से की जा रही है। अनेक किसान संगठन भी पहले ही मांग करते थे कि अनाज को कहीं पर भी बेचने का विकल्प दिया जाए। आज जो लोग विपक्ष में बैठकर किसानों को भ्रमित कर रहे हैं वो भी अपनी सरकार के समय इन कृषि सुधारों के समर्थन में थे, लेकिन अपनी सरकार के रहते वो निर्णय नहीं ले पाए, किसानों को झूठे दिलासे देते रहे। आज जब देश ने यह ऐतिहासिक कदम उठा लिया तो यही लोग किसानों को भ्रमित करने में जुट गए हैं। मैं अपने किसान भाई बहनों से फिर एक बार कह रहा हूं, बार बार दोहराता हूं कि उनकी हर शंका के समाधान के लिए सरकार 24 घंटे तैयार है। किसानों का हित पहले दिन से हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। खेती पर किसानों का खर्च कम हो, उन्हें नए नए विकल्प मिले, उनकी आय बढ़े, किसानों की मुश्किलें कम हो, इसके लिए हमने निरंतर काम किया है। हमारी सरकार के ईमानदार प्रयास और जिसको करीब करीब पूरे देश ने आशीर्वाद दिए हैं, देश के हर कोने के किसानों ने आशीर्वाद दिए हैं। मुझे विश्वास है कि किसानों के आशीर्वाद की ये ताकत, देश भर के किसानों के आशीर्वाद की ताकत, जो भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, जो राजनीति करने पर तुले हुए लोग हैं, जो किसानों के कंधे पर बंदूकें फोड़ रहे हैं,
देश के सारे जागरूक किसान उनको भी परास्त करके रहेंगे। तो साथ ही कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर लगातार किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। कृषि भवन में कृषि मंत्री ने कई किसान नेताओं से बात की। किसानों ने नए कानूनों के लिए आभार जताया। बैठक के बाद नरेंद्र तोमर ने कहा कि किसान के संगठन ने कृषि कानून का समर्थन किया है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि कृषि कानून किसानों के हित में है। भारतीय किसान यूनियन के सभी राष्ट्रीय और प्रादेशिक पदाधिकारी उत्तर प्रदेश से यहाँ आए हुए हैं और उन्होंने इन तीनों कृषि सुधार बिलों का बहुत ताकत से समर्थन किया है और उन्होंने कहा है कि हम बिलों के साथ हैं, सरकार के साथ हैं। कृषि में ऐसे सुधार बिलों की अपेक्षा लंबे समय से थी। मोदी जी के ये नेतृत्व में पूरी हुई है। कई जगह किसान कुछ भ्रम फैला रहे हैं और इसलिए इन लोगों के मन में भी भ्रम था। जब मैंने विषय को रखा तो उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह बिलों का समर्थन यहाँ भी करते हैं और अब जिला स्थान तक जाएंगे और बिलों के बारे में किसानों को बताएंगे, किसी को गुमराह। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने भी निशाना साधा और कहा कि सरकार किसानों की समस्याओं का समाधान करने के मूड में नहीं है। क्या कुछ कहा कुमारी सैलजा ने, वो भी सुनिए। है कि सरकार सुनने के मूड में ही नहीं है और ये चाहते हैं कि किसानों को, देश को इसी तरह से बरगलाते रहें। कभी कोई बहाना देते रहें, कभी कोई बहाना देते हैं। कभी कहते हैं कि अब किसान फैसला करें डेट का। बार बार जब आप बुला रहे हैं, बात तारीख की नहीं है, बात यह है कि आप क्या हल चाहते हैं। ये सरकार हल निकालने की बजाय लोगों को इधर उधर भटका रही है। तो वहीं तमाम आरोपों प्रत्यारोपों और किसान आंदोलन के बीच एसवाईएल का मुद्दा भी अब हरियाणा में जोर पकड़ने लगा है। हरियाणा के सांसदों ने दिल्ली में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री के सामने पानी की समस्या रखी और एसवाईएल का हक दिलाने की अपील की। सांसदों ने केंद्रीय मंत्री को 6 मांगों का ज्ञापन भी सौंपा। सोमवार को कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से भी हरियाणा के सांसदों और विधायकों ने एसवाईएल को लेकर मुलाकात की थी और ज्ञापन सौंपा था। दो अलग अलग तस्वीरें हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। एसवाईएल पर गजेंद्र सिंह शेखावत की मुलाकात नरेंद्र तोमर से और साथ ही साथ बीजेपी के सांसदों की मुलाकात की तस्वीर भी है कि किस तरह से अब किसान आंदोलन के बीच में एसवाईएल का मुद्दा भी आ रहा है और विपक्ष लगातार कह रहा है कि बीजेपी किसान आंदोलन से ध्यान भटकाने के लिए, किसानों की एकता को तोड़ने के लिए एसवाईएल का मुद्दा बीच में ला रही है। तो आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए खास पैनल है। मैं आपका तारुफ करवा दूं। प्रवीण अत्रे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ, रंजीता मेहता प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, रणवीर लोहान प्रवक्ता इनेलो के और साथ ही साथ राजेश दहिया है किसान नेता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्रवीण अत्रे साहब आपसे ही, क्योंकि लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है आरोप कांग्रेस भी लगा रही है कि सरकार सुनने के मूड में नहीं है। सरकार जो है वो चाहती नहीं है कि किसानों का आंदोलन खत्म हो जाए। किसान भी लगातार ये कह रहे हैं कि सरकार उनकी सुन नहीं रही है। पहली बात जो आपने कांग्रेस के आरोपों की बात की, मुझे हैरानी होती है। आज शैलजा जी कह रही थी कि सरकार जो है वो सुनने के मूड में नहीं है और वो कल कह रही थी कि सरकार बात क्यों नहीं कर रही। देखिए, लगातार 6 दौर की वार्ता हो चुकी है, ये आपने भी बार बार बताया। लिखित प्रस्ताव दिया जा चुका है, आगे भी वार्ता के दरवाजे खुले हैं, सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया। इसके बावजूद अगर कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्षा ये बात कहे कि सरकार सुनने के मूड में नहीं है, इससे हास्यास्पद क्या हो सकता है। इससे स्पष्ट होता है कि कांग्रेस किस तरह से मुद्दा विहीन होते हुए राजनीति करने की कोशिश कर रही है। किसानों के कंधे का उपयोग अपने अस्तित्व को ढूंढने में कोशिश में लगी है। देखिए, आज भी देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा कि कृषि और किसान हमारी प्राथमिकता है, किसान हमारा अभिमान है, किसान हमारा सम्मान है। और ये बात 6 साल के कार्यकाल में सरकार ने लगातार साबित किया है, किसानों के हितों में नई नई योजनाएं बनाकर। अब बात आती है इस आंदोलन की। देखिए हेमंत, हो क्या रहा है,
जो किसान भाई आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने जब उनसे वार्ता शुरू की, वार्ता के अंदर उन्होंने अपने कुछ ऐतराज बताए। आपको याद होगा 3 तारीख की वार्ता में किसान आंदोलन के नेताओं के द्वारा अपने ऐतराज बताए गए थे, जिसमें एमएसपी खत्म हो जाएगी उनकी एक आशंका थी, मंडियां खत्म हो जाएंगी ये आशंका थी, किसान की भूमि के ऊपर बड़े बड़े कब्जा कर लेंगे ये आशंका थी। जब उनकी आशंकाओं का निवारण सरकार ने आश्वासन देके किया तो एक बात आ गई कि साहब आश्वासन लिखित में दीजिए। सरकार ने लिखित में भी आश्वासन दे दिया और 3 तारीख की वार्ता के बाद किसान नेताओं ने मीडिया के सामने आके कहा कि वार्ता बहुत स्वार्थपूर्ण वातावरण में हुई है और जल्दी इसका हल निकलेगा। लेकिन तुरंत राहुल गांधी जी एक ट्वीट करते हैं और ट्वीट के अंदर क्या कहते हैं कि 3 बिलों के निरस्त होने से कम कुछ भी स्वीकार करना किसानों के साथ धोखा होगा। अत्रे साहब, क्या राहुल गांधी का ट्वीट ही खराब कर देता है आपकी और किसानों की बातचीत? दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। मैं वही बता रहा हूं। और ये सवाल देखिए किसानों का भी है अत्रे साहब, मैं इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहता हूं क्योंकि किसानों ने भी आज कहा कि सरकार किसानों की बात नहीं करती है, ये अडानी अंबानी की सरकार है, इसे अपने मंसूबों में हम कामयाब नहीं होने देंगे। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, 2000 पहले अडानी और अंबानी खोमचा लगाते क्या उससे पहले वो उद्योगपति नहीं थे? और जहां तक की है जी किया था कि वो एफसीआई के ध्यान अलायंस के साथ पंजाब के अंदर कांग्रेस ने समझौता किया था। पैक के साथ 1998 में राजीव गांधी जी ने समझौता किया था। नेस्ले जो है पंजाब के अंदर कांग्रेस के कार्यकाल से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से है। पेप्सी को लेके ही कांग्रेस आई थी। ये इसकी जब बातें होती हैं वहीं से पता लगता है कि किसानों की समस्या या किसानों की भलाई का कांग्रेस को कोई लेना देना नहीं। कांग्रेस तो एक तुच्छ राजनीति करने की कोशिश कर रही है और इसको किसान संगठन के जो नेता हैं वो भी कहीं ना कहीं समझने लगे हैं। एक चीज और बता देता हूँ, देखिए इनको एक बीच में चुप कराया, इनको चर्चा करना। रंजीता जी एक मिनट शांत होइए, आ रहा हूँ, एक एक करके बोलेंगे, ज्यादा बेहतर रहेगा। रंजीता जी कोई समझ नहीं पाएगा, आपके भी बीच में वो बोलेंगे, आप क्या बोल रहे हैं, फिर आपकी भी बात समझ में नहीं आएगी। सुन लीजिए एक बार उनको, मैं आ रहा हूँ। देखिए हेमंत, ऐसा है देश भर के अंदर 507 किसान और ये आंकड़ा लगातार किसान संगठन से ही सुना है। और आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो वहां पे नेता बैठे हैं, ये आप लगातार 32 थी और अब 40 नेता हैं जो लगातार बातचीत कर रहे हैं, साथ कर रहे हैं। तो बाकी के बात है क्या ये स्पष्ट इशारा नहीं है? भारतीय किसान यूनियन भानु स्पष्ट रूप से ये कह चुका है कि हम बिलों के साथ है। आज भी कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी से भारतीय किसान यूनियन के नेता मिले, उन्होंने कहा बिलों के साथ है। और इसके अलावा मैं एक और उदाहरण देता हूं आपको। भानु ने यह भी कहा कि हमने धरना खत्म नहीं किया है। उनके एक नेता की ओर से ये बयान आया था और अत्रे साहब, भानु के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि हमने धरना खत्म नहीं किया, चिल्ला बॉर्डर पर साइड में हमने धरना शुरू कर दिया है क्योंकि आम लोगों को परेशानी हो रही थी। लेकिन अध्यक्ष साहब देखिए सवाल ये है कि आखिर किसानों की समस्या कैसे दूर होगी? कोई उन्हें दल्ला कह दे, कोई उन्हें कह दे कि ये जो दूसरों के बहकाव में आ रहे हैं, कोई उन्हें कुछ भी कह दे, कोई खालिस्तानी कह दे, कोई दूसरी तरीके से संबोधित कर दे। आखिर बातचीत तो किसान संगठनों और सरकार के बीच में ही होगी, तभी हल निकलेगा। हम चाहे कितना भी कुछ भी कर लें, किसानों को भी ये समझना होगा, सरकार को भी समझना होगा। भरत सिंह बेनीवाल हमारे साथ किसान नेता भी जुड़े हुए हैं। भरत सिंह जी आपका भी स्वागत है। सवाल सीधा सीधा आपसे कि आखिरकार अब रास्ता आगे का क्या होगा? क्योंकि सरकार कह रही कि हम बातचीत कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बातचीत तो अब होनी होगी, जो होनी थी वो हो गई। अब आगे यही है कि सरकार जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेती हम पीछे नहीं हटेंगे। मेरा इंडिया न्यूज हरियाणा चैनल को और उसके दर्शकों को सबको नमस्कार। अगला रास्ता सरकार चाहे कुछ भी करे, सरकार कुछ भी कहे, सरकार तमाम प्रोपगंडे जारी हैं सरकार के। जब तक तीनों काले कानून रद्द नहीं होंगे, एमएसपी की लिखित में गारंटी नहीं दी जाएगी, तब तक कोई रास्ता नहीं निकलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने जब शुरुआत की है, अब ये गलत है और इससे पूरी जनता
आज सरकार को देख रही है। और हम ये बता देना चाहते हैं, 20 दिन से जो स्थिति आज प्रदेश के किसान की, मजदूर की, आड़ती की और खेती से जुड़ी 58% जनता की, आज एक ही उसके दिल में इस चीज की ललक है, इस चीज की तड़प है कि जब तक किसान के तीनों डेथ वारंट भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारत सरकार इनको रद्द नहीं करेगी और एमएसपी की लिखित में गारंटी नहीं देगी, तब तक कोई भी समाधान नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी द्वारा अपनाए गए तमाम के तमाम हथकंडे, तमाम प्रोपगंडे, नकली किसानों को पेश करना, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठ हैं। ये भारतीय जनता पार्टी द्वारा पैदा की गई फूट डालने के लिए साजिशें हैं। हम बता देना चाहते हैं, हरियाणा के अंदर क्या हाल हुआ हरविंदर कल्याण का। हरियाणा के अंदर क्या कंवरपाल गुर्जर जो हमारे कृषि मंत्री हैं, उनका, जो हमारे शिक्षा मंत्री है, उनका क्या हाल हुआ है। हम बता देना चाहते हैं, श्री रतनलाल कटारिया जी अपने अंबाला के अंदर गए थे, उनका क्या हाल हुआ है। और अब ये भी बता देना चाहते हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से साजिशें रच रही है किसानी को खत्म करने के लिए और आड़तियों को खत्म करने के लिए, इसके एवज में हम ये बता देना चाहते हैं कि ये हिंदुस्तान को बेनीवाल जी, प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि किसानों के साथ खड़े हुए हैं, आपको गुमराह किया जा रहा है विपक्ष की ओर से। धनखड़ जी जब विपक्ष के अंदर एक बार प्रदर्शन करते थे कि स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू की जाए, किसानों के हक में बेनीवाल जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि सरकार किसानों के साथ खड़ी हुई है, आप लोगों को गुमराह किया जा रहा है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट, कहाँ गए आपके वो प्रदर्शन, आपके अंदर क्या नैतिकता बची है। आज आप किसान को मार रहे हैं, तो ये बता देना चाहते हैं। मंत्री साहब एक मिनट सर एक मिनट बोर्ड लगाएगी कि कोई भाषण नहीं कर रहे हैं, वो अपनी बात कर रहे हैं। आप अपनी बात कर रहे थे तो आपको किसी ने नहीं टोका। आपने जितना समय लिया पहले कमेंट में, उतना समय अगर किसान को नहीं देंगे, उसकी आवाज नहीं सुने, ठीक है। बेनीवाल साहब एक मिनट ना, आते साहब एक मिनट, मैं आ रहा हूँ ना, शांति बनाए रखिए, मैं आ रहा हूँ। उनके कमेंट पर आप अपनी बात रखिएगा, शांति से रखिएगा, नहीं चल रहे, ठीक है। उन्होंने लोकलाज को तिलांजलि दे दी है, ठीक है। आज भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी, बेनीवाल साहब मैं आ रहा हूं वापस, लेकिन राजेश दहिया प्रधानमंत्री कह रहे हैं, सरकार कह रही है कि हम उनके साथ खड़े हुए हैं, आपको विपक्ष गुमराह कर रहा है। और दूसरा सवाल इसके साथ साथ ये भी कि अब मुश्किल यह हो गई है क्योंकि कल मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ने भी कहा कि किस तरीके से किसानों के संगठन हो गए हैं कुकर मुत्तों की तरह से। इतने सारे संगठन हो गए हैं, आधे संगठन सरकार के साथ हैं, आधे संगठन कहीं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो सरकार सुने भी तो किसकी सुने? क्या किसानों में भी फूट पड़ गई है? रहमान जी, क्योंकि ऑल इंडिया किसान संघर्ष समन्वय समिति के राष्ट्रीय संयोजक है वीएम सिंह, उनको पद से हटा दिया गया है। ऐसा है रहमान जी, ये जो बीजेपी सरकार हमारी ये फूट डालने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री का जो पद होता है बहुत गरीबी का पद होता है और उस पर सारा देश डिपेंड करता है। 1962 की जो लड़ाई हमारे चाइना से, उसके बाद हमारे गेहूं का भी आयात होता था अमेरिका से। लेकिन 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। उसके बाद हम ना तो कोई लड़ाई हारे हैं आज तक, और हमारे पास इतना भंडार हो गया, किसानों ने कर दिया कि हम गेहूं और फसल जो भी है वो आज तक हमारे भंडार भरे पड़े हैं। तो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो एक विश्वास का पद होता है। हमारे मोदी जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि दूध का कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या भैंस को खोल लेते हैं। उनको पता होना चाहिए कि अगर हमारा दूध का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, अगर हम उसको नहीं कर पाते हैं तो जो आदमी कॉन्ट्रैक्ट करता है भैंस को खोल ले जाता है और वो बेचारा बगैर भैंस के रह जाता है। रही बात, अब अखिलेश जी ने कहा था कि पेप्सी आ गई, मल्टीनेशनल कंपनियां लाए, तो कोई भी पार्टी लेकर आई, उसके बाद हमारी कोका कोला कंपनी फेल होगी। हमें ये बताना चाहते हैं कि भाई कोका कोला भी अमेरिका की है और फेल नहीं हुई है। एक मिनट सुनिए अत्रे साहब, सुनिए राजेश दहिया जी जल्दी से अपनी बात रखिए जी। अत्रे साहब मैं बोल रहा हूँ ना,
जो भी कंपनी गलत ना फेल बोलो ना भाई, गलत ना बोलो, जनता सुन रही है, बोलो तो सही बात वो है। जनता ही तय कर लेगी, वो जनता तय कर लेगी कि कौन गलत बोल रहा है कौन सही बोल रहा है। जनता को तो समझ में आती है ना अत्रे साहब। अब जो हमें किसानों को जो भय लगा हुआ है, वो डर क्यों लगा हुआ है कि हमारे, लेकिन मेरा सवाल ये आपसे है कि किसानों के अंदर फूट पड़ गई है क्या? नहीं, फूट नहीं पड़ी है सर। ये जो किसान जिन्होंने पैदा किए है ना बीजेपी, तो वो कौन किसान है जो वहां पर कृषि मंत्री से मुलाकात करते हैं, प्रधानमंत्री से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि हम आपके इन सुधारों के साथ हैं, हम आपके कानूनों के साथ हैं? वो किसान नहीं है? रहमान जी, हमारे 80% आबादी किसानों की है। जो अत्रे साहब बैठे ये भी किसान है, जो बुलवान साहब बैठे ये भी किसान है। सभी किसान, 80% आबादी किसानों की है। तो उसको अगर कृषि मंत्री बुला लेता है, कहता है ये किसान तो उनसे थोड़ा काम चलेगा। जो सड़कों में बैठे हैं सर्दियों में 20 दिन से, क्या ये बेवकूफ है क्या? अब ये समझने की बात है कि जो प्रधानमंत्री जी हमारे, कृषि मंत्री जी हैं या जो हमारे होम मंत्री जी हैं, उन्होंने हमारी जो व्यवस्था 20 दिन से जो सड़कों पर पड़े हुए हैं, सर्दी में ठट्ठर रहे हैं, वो असली किसान है, या जो उनके पास बैठ के अंदर चाय पी जाते हैं असली किसान है? हम किसी को असली नकली बता रहे हैं? हम तो ये कहते हैं कि जो ये 3 काले कानून आए हैं, नहीं, आप कह रहे हैं कि वो वाले असली किसान नहीं है जिन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात करके सरकार को समर्थन दिया कि आपने किया जो ठीक किया, हम आपके साथ खड़े हैं। रणवीर लोहान, जल्दी से कमेंट चाहता हूं इस पर। आखिरकार ये स्थितियां बदलेगी तो कैसे बदलेगी, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोपों का सिलसिला है। समाधान बातचीत से निकलेगा, लेकिन समाधान निकलेगा कैसे और क्यों नहीं निकल पा रहा? देखिए हेमंत जी, आज की डेट में तो फिलहाल जैसे अत्रे जी कह रहे थे ना जी, लिखित रूप में दे देंगे। लिखित रूप में प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी मैनिफेस्टो में 15-15 लाख रुपए देने की बात, 2 करोड़ लोगों का बच्चों को रोजगार देने की बात की थी, लेकिन कहीं भी खड़े नहीं उतरे। आज ये कह रहे कि हम लिखित रूप में देंगे, पार्टी लिखित रूप में देने की बात करी है। तो जब ये तीनों के तीनों कानून बने थे, ये भी लिखित रूप में कर लेते, कानून बनाने की जरूरत कहाँ थी? अगर कानून बनाना है तो एसटी पे कानून क्यों नहीं बन रहा? और आज की डेट में तो किसान इस बात से अड़ चुका है कि ये तीनों काले कानून रद्द किए जाए। और ये डेथ वारंट है यार, और मैं समझा भी दूंगा अत्रे जी को भी, ये 2-2, 3-3 किले से ज्यादा का किसान नहीं है। जैसे जियो का स्कीम आया था हेमंत जी, शुरू में 1 साल फ्री दिया था, ठीक उसी तरीके से मंडी में जैसे गेहूं 1975 रुपए है और ये मल्टीनेशनल कंपनी आएंगी तो कहेंगे तो 2000 रुपए देंगे, तो किसान लालच में जाएगा। 2-3 साल देके तो किसान कहेगा जी मंडी की जरूरत नहीं, बाहर अच्छा मिल रहा है। 3 साल के बाद फिर वही जियो का स्कीम वाली बात बनेगी कि 1 साल के बाद फिर पैसे लेने शुरू किए। ठीक जैसे ही मंडियां खत्म होंगी तो ये मल्टीनेशनल कंपनी वही जमाखोरी का काम शुरू करके किसान के साथ धोखा करेंगी। और फिर जब उनकी बेटियों की शादी होगी, घर में खर्च होगा, तो उनसे पैसे मांगेंगे तो उस अवैध में वो जमीन 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद, 10 साल के बाद खत्म हो जानी है। यानी कि 2-3 एकड़ का मालिक रहेगा नहीं इस देश में। और यही इस मोदी जी का काम है कि सिर्फ 5-6% या 2% किसानी हो। आज की डेट में 27% और 15 साल पहले 54% थी। अब इनको धीरे धीरे खत्म कैसे जाए? लेकिन ये बात भूल गए कि ये भारत देश है, यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा है, काम कम है, और विदेशों में पॉपुलेशन कम थी, काम ज्यादा है। तो इसी तरीके से इन किसानों के पास काम रहेगा नहीं, जमीन ये मल्टीनेशनल कंपनी ले जाएगी, तो करेगा क्या? आज की डेट में तो लिखित रूप में दे, कानून बनाए। ठीक है रंजीता जी, आप पर आरोप है कि आप लगातार किसानों को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को बरगला रहे हैं। आज भी प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक चला रहा है। मैं हेमंत सबसे पहले तो ये पूछना चाहती हूँ कि किस माध्यम से विपक्ष जो है वो किसानों को बदला रहा है। आप ये देखिए कि जिद इतनी है सरकार की कि पिछले 20 दिनों में 3500 करोड़ का नुकसान हो चुका है, तो उसके बावजूद हमारे हठी प्रधानमंत्री जी अपना हक छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि 20 दिनों में 15 किसान अपनी वहां पर जाने गवा बैठे हैं। आज उन किसानों की जो हत्याएं हुई है उसका पाप किसके सिर पर जाता है? आज सरकार के पास जवाब नहीं है। 1 चरण, 2 चरण, 3 चरण, 4 चरण, इन चरणों में बातें करके सवाए इन्होंने टाइम पास करने की और कुछ नहीं किया। मैं बिल्कुल जो भरत सिंह बेनीवाल जी और राजेश भैया जी कह रहे थे उनके साथ सहमत हूँ कि इनको किसानों से कोई भी सरोकार नहीं है। जब कोरोना काल था हम सब लोग घरों में दुबक कर बैठे थे और हमारे किसान भाई पेट और पीठ लेकर किसान काम कर रहा था खेतों में, उस समय लुके छुपे ये भारतीय जनता पार्टी जो है ये अडानी और अंबानी
अंबानियों के साथ एमओयू साइन कर रही थी, उनको लुका छुपा ये पानीपत और पंजाब के अंदर। लेकिन रंजीता मेहता वे तो लगातार कह रहे हैं कि इस 6 साल में ही तो अडानी और अंबानी पैदा नहीं होंगे। हेमंत, मेरे को बात कंप्लीट करने का मौका दे, सबको आपने पूरा भाषण देने का मौका दिया। मैं बात करने का मौका दे रहा हूँ आपको, लेकिन उनका आरोप है आप पर कि आप जब भी बार-बार अडानी और अंबानी को बीच में लाते हो। यहाँ पर अडानी और अंबानियों की इस कदर जेबें भरना जिस तरीके की सरकार ने शुरू किया है, आज तक इतिहास में नहीं हुआ। आप ये देखिए कि इन्होंने पानीपत के अंदर इनको जमीन दी, इन्होंने बिहार के अंदर इनको जमीन दी, इनको कहा वहां पर साइलॉट बनाइए, तो उसके बाद इनको वहां पर ना तो स्टैंप ड्यूटी देनी पड़ रही है, इनको 100% सब्सिडी दी जा रही है, और उसके बाद इनको कहा जा रहा है कि एफसीआई आपसे किराए पे लेगी, और उनके साथ 30 साल का एग्रीमेंट कराया जा रहा है, और 30 साल तक जो सरकार है वो अडानी अंबानियों की कर्जदार बनकर किराया भरेगी। किस तरीके से ये सोचते हैं, इनकी सोच को सलाम है। जिस तरीके से पूरा देश लूट कर। लेकिन रंजीता मेहता आप बताइए, रंजीता मेहता एक सवाल का जवाब दीजिए, उसके बाद में जाता हूं प्रवीण अत्रे के पास में। रंजीता जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। 23 फसलें जिनको एमएसपी पर खरीद की जाती है, आपके राज्य में भी क्या 23 की 23 फसलें एमएसपी पर खरीदी जाती थी? यही तो हेमंत सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जो आपको नहीं गुमराह करते हैं कि एमएसपी पे खरीदी और बेची जाती थी। इन्होंने पीछे अभी किसानों को कहा आप मक्की लगाइए, मेरा पंजाब, इन्होंने ये स्कीम लगाई मेरा पानी मेरी विरासत, उसके तहत इन्होंने ब्लॉक्स बनाए और उनके अंदर मक्की की उपज करने के लिए कहा। भोला भाला किसान उनकी बातों में आया, उन्होंने मक्की उगा भी ली, जिसका एमएसपी तय किया गया 1872 रुपए। और आपको जानकर हैरानी होगी, जितने किसान भाई बैठे हैं, अगर मेरी बात से सहमत नहीं है तो मुझे बीच में टोक दे। बेनीवाल जी 800-900 रुपए में पीटी, वो 800-900 रुपए में भी रंजीता जी, रंजीता जी, रंजीता जी, इंसेंटिव देंगे किसान भाइयों से, 1 रुपए का भी अगर इंसेंटिव मिला। ठीक है रंजीता जी। भरत सिंह बेनीवाल कुछ कहना चाह रहे हैं। बेनीवाल जी, बेनीवाल जी आप सुन रहे हैं? चलिए, बेनीवाल जी को आवाज शायद नहीं आ रही है जी। ऐसा है जी, लेकिन प्रवीण अत्रे साहब देखिए, प्रवीण अत्रे साहब आखिरकार सरकार की बात पर किसान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। आप इतने दिनों से समझा रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि हम किसानों के बीच में जाएंगे। किसान कह रहे हैं, किसान नेता कह रहे हैं कि आपको तो बिल बनाने से पहले, कानून बनाने से पहले, अध्यादेश लाने से पहले किसानों के बीच में जाना चाहिए था, और अभी भी जा रहे हैं। तो अच्छी बात है कि कम से कम किसान को आप समझा पाए। अब इनको बीच में बहुत बोलती है इनको। रंजीता जी आप सुन लीजिए ना, रंजीता जी बीच में चिल्ला चिल्ली सुन लीजिए। जो सवाल समझा तो कैसे डिबेट में बोला यार इनको आप करना ऐसा अच्छा कि मैं भी बोल रहा हूँ, ये भी बोल रही है, कोई और भी बोल रहा है, और वो चीची हो रही है किसी को। रंजीता जी, रंजीता जी, रंजीता जी एक मिनट शांत होइए। रंजीता जी शांत होइए, रंजीता जी शांत होइए जी। ये बोल रही थी, मैं एक शब्द नहीं बोला। आप सवाल का जवाब दीजिए, आप सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने एक मुद्दा ये भी उठाया कि हरियाणा में मक्की का आपके भरोसे पर, आपके कहने पर किसानों ने पैदा कर ली, लेकिन आज उसका भाव नहीं मिल रहा है। अरे भाई मैंने सुन लिया हेमंत जी, भाई, बोलिए बोलिए बोलिए। जवाब दूंगा मैं, लोहान साहब का भी दूंगा और किसान बोलिए बोलिए, जल्दी दीजिए। देखिए पहले मैं शुरू होता हूं बहन जी से। हाँ, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। हमें भी इस बात का दुख है कि जो धरने पे लोग बैठे हैं, इनको चुप करवाइए भाई, इनको चुप करवाइए। रंजीता जी शांत हो जाइए, रंजीता जी शांत हो जाइए, बीच में तो मत बोलिए। आपके बीच में कोई नहीं बोल रहा था, सबने ध्यान से सुना। शांत होइए ना, शांत होइए, समय मत बर्बाद कीजिए। रंजीता जी बोलिए। ऐसा है हेमंत, एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटते। हमें इस बात का बहुत दुख है कि सर्दी के अंदर हमारे किसान भाई जो है, लगातार कृषि मंत्री ने, लगातार मुख्यमंत्री ने, अरे भाई चुप करवा लो यार हेमंत, अगर चर्चा करवानी है इनको याद, इनको म्यूट कर दो भाई, अगर चर्चा करवानी है इनको तो। रंजीता जी, रंजीता जी आपको, रंजीता जी समय मत खराब कीजिए, रंजीता जी समय मत खराब कीजिए, मैं आपसे फिर से गुजारिश कर रहा हूं। फैक्ट नहीं होते इसलिए चर्चा खराब करते हैं। आप बोलिए, आप बोलिए। जी देखिए, अब ये क्या, देखिए हमें भी दुख है कि हमारे किसान भाई धरने पे बैठे हैं सर्दी में, और लगातार सरकार की तरफ से, कृषि मंत्री जी की तरफ से, मुख्यमंत्री जी की तरफ से इस बात की अपील होती रही कि आप ये धरना खत्म कीजिए। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमें ये कहे, जिन्होंने आदमानगर आंदोलन चला के 5 किसान मार दिए, जिन्होंने लोहारू के अंदर किसान आंदोलन पे गोली चला के किसान मार दिया, और वो हमें दोषित है
तो कहते हैं उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। दूसरी बात बहन जी ने क्या कही, बहन जी कह रही है कि साइलोज बन रहे हैं। इनको चुप करवाओ भाई हेमंत, या तो इनको सिखाओ यार। बोलिए ना प्रवीण अत्रे, बोलिए ना। डिस्टर्ब करती है बीच में, ये जानबूझ के डिस्टर्ब करती है क्योंकि इनको पता है कि जब मैं बोलूं आप बोलिए ना, आप अपनी बात रखिए। देखिए आवाज नहीं जा रही है। बन रहे हैं, यहाँ पे भी उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत हो रही है। जो ये साइलोज बन रहे हैं हेमंत, मैंने पहले भी बताया, कांग्रेस की सरकार ने, यूपीए सरकार ने 2006 में अडानी ग्रुप से समझौता किया, जिसके अंदर एफसीआई के ब्याह पे अडानी ग्रुप। साहब, आपके ये अडानी और अंबानी के बीच में किसान क्यों फंस रहे हैं? कांग्रेस और अडानी अंबानी के बीच में किसान क्यों है? किसान का हाल कैसे निकलेगा? इस सवाल का जवाब दीजिए। डिस्टर्ब करती है। एक आप मुझे पूरी, आप जब इतने लोगों ने सवाल किए, जवाब देने दो भाई, सुन लो पहले। मैंने बहन जी के ये 2 बातों का जवाब दे दिया। अब तीसरी बात देखिए, झज्जर के अंदर लायंस को किसने दिए थे 2,500 एकड़ एसईजेड के नाम पे? किसने दिए थे बहन जी? वो कांग्रेस की सरकार थी, हुड्डा साहब थे। हमने तो किसी को 1 इंच जमीन नहीं दी है। राबड़ वाड्रा किसकी जमीन खा गया? हमने तो 1 इंच जमीन नहीं दी किसी को। अब बात आती है, लोहान साहब ने 1-2 बातें कही हैं। लोहान साहब ने कहा, देखिए लोहान साहब ने 2 आशंकाएं प्रकट की, हालांकि वो बिल्कुल निरर्थक है। एक तो उन्होंने कहा साहब मंडी बंद हो जाएगी। दूसरा, लोहान साहब कहते हैं कि किसान की जमीन जो है बड़े उद्योगपति खा जाएंगे। लोहान साहब दिलों में बड़ा स्पष्ट है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जमीन पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं हो सकता, केवल क्रॉप पे एग्रीमेंट हो सकता है। कानून में बाकायदा लिखा गया है कि किसान की जमीन पे अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के बाद स्ट्रक्चर भी बना लेता है और वो स्ट्रक्चर हटाता नहीं है, वो भी किसान का हो जाएगा। और मंडी के विषय में जो आपने बात की लोहान साहब, बाकायदा किसान ने आश्वासन भी दिया कि मंडी सरकार जो बाहर मंडी है नहीं होगी, नंबर 1। दूसरी उदाहरण देता हूं, कई पत्रिका अखबार है राजस्थान पत्रिका, उसकी खबर है, पढ़ लीजिएगा। राजस्थान के अंदर मंडी में किसान को मटर का भाव मिला 6 रुपए किलो, लेकिन बाहर उसका मटर खरीद 20 रुपए किलो में। जैसे किसानों ने मंडी में आके इस बार आंदोलन करा, सब बाहर 20 रुपए में बिक रहा है। बेनीवाल जी आ रहा हूँ, बेनीवाल जी आ रहा हूँ, बेनीवाल जी एक मिनट आ रहा हूँ, बेनीवाल जी आ रहा हूँ। जो बड़ी यहाँ पे स्पष्ट है, जहाँ जिसके ऊपर बात किया बहन जी ने भी, कि किसानों की खरीद, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये वो सरकार है जिसने सत्ता में आते ही एमएसपी को बढ़ाया, जिसने खरीद को बढ़ाया। परंतु हम ये बता देना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की खरीद सरकार को देखा जाए चाहे तो कुछ भी करना पड़े हिंदुस्तान के किसान को, अभी तो ये थोड़ी शांति रखिए। आ रहा हूँ, उनको एक ट्रेलर दिखाए, चाहे बेनीवाल जी में आ रहा हूँ। बेनीवाल जी एक मिनट शांत रहिए, बेनीवाल जी शांत रहिए। क्या कर रहे हैं? प्रवीण अत्रे बोलिए, प्रवीण अत्रे बोलिए, आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए ना। जी, ये हेमंत ऐसा है, जहां तक खरीद के ऊपर सवाल उठाया बहन जी ने, इस सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में पिछले धान के ऊपर दुगना पैसा खर्च किया है कांग्रेस की सरकार के मुकाबले। गेहूं के ऊपर हमने 2.5 गुना पैसा खर्च किया कांग्रेस की सरकार के मुकाबले। धान की खरीद को बढ़ा दिया, गेहूं की खरीद को बढ़ा दिया, खाद्यान्न उत्पादन बढ़ गया। 1 लाख करोड़ रुपया मोदी जी ने कृषि के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को आवंटित किया है। ये वो सरकार है जिसने कृषि क्षेत्र का बजट 1,34,000। प्रवीण अत्रे साहब, किसान का सीधा सवाल है कि आप जब तक तीनों कानून वापस नहीं लेंगे वो पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। अब ये जिद क्यों है और जिद कब तक चलेगी? देखिए हेमंत, इसका बड़ा सीधा जवाब, सरकार क्यों जिद पर है? देखिए ऐसा है, सरकार जिद पे नहीं है। जो मांगे किसान नेताओं ने रखी थी, सरकार ने उन मांगों के लिखित में आश्वासन दे दिया, जैसे कि किसान नेताओं की मांग थी कि एमएसपी पे लिखित आश्वासन चाहिए, मंडी खत्म नहीं होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, सभी पे लिखित आश्वासन दे दिया। उसके बाद फिर एक मांग दोबारा आ जाती है कि साहब इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दो और एमएसपी के ऊपर बना दो। लेकिन हैरानी होती है, जो मांग लेके आपने आंदोलन शुरू किया था, जब सरकार ने वो मांगे मान ली और आप कहते हैं कि एमएसपी पे कानून ठीक है। प्रवीण अत्रे ठीक है, प्रवीण अत्रे ठीक है। रणवीर लोहान साहब आप कह रहे हैं मंडी खत्म हो जाएगी, सरकार कह रहे हैं कि हम ये आश्वासन देते हैं कि मंडी चलेगी, व्यवस्थाएं चलेगी, और इसीलिए कहते हैं कि आप लोग गुमराह कर रहे हैं किसानों को। हेमंत जी, किसान को क्या चाहिए? हेमंत जी, 2006 में बिहार में हुआ था यही कानून लागू, और आज वहाँ मंडियां नहीं है। इसमें अत्रे जी को बताऊंगा कि मान लिया अगर किसी कॉर्पोरेट घराने से मैंने पैसे ले लिए और मेरे पास पैसे देने के लिए है नहीं,
तो मैं सिर्फ जमीन दूंगा, जमीन बेचने के सिवाय मेरे पास कोई चारा नहीं है। और कॉर्पोरेट, अरे भाई मेरी भी सुन लो, एक मिनट अत्रे साहब आप सुन लीजिए ना, अत्रे साहब सुन लीजिए, आप तो दूसरों के बीच में नहीं बोलते ना, आप अपने जवाब दे दीजिएगा, सुन लीजिए एक बार। आपको मैं अगर पैसे देने के लिए मेरे पास नहीं होंगे तो मैं कुछ तो बेचूंगा। आपको ज्यादा पता है कानून का, और डीसी से ज्यादा ऊपर हम जाने के लिए आपने कानून में कोर्ट में जा नहीं सकते। आपने बिहार का उदाहरण देख लिया, वहां मंडियां बंद है। ठीक है लोहान साहब, ठीक है। राजेश दहिया सवाल का जवाब दीजिए कि बातचीत का रास्ता तो देखिए इतने दिनों से बातचीत बंद है, 5वें दौर की बातचीत हुई, उसके बाद कोई बातचीत किसान नेताओं के बीच में और सरकार के बीच में अभी नहीं हुई है। हेमंत जी एक बात और जवाब लेना चाहूंगा मैं तेरे जी। हाँ बोल लीजिए, सिर्फ 1 मिनट बस बोल लीजिए, जल्दी खत्म कीजिए। 28 दिसंबर 2017 को अडानी जी ने सीएलयू के लिए एप्लीकेशन दी थी, 2 रिजेक्ट हुई थी। ठीक 2.5 साल के बाद वही एप्लीकेशन 7 मई 2020 को दोबारा से एक्सेप्ट कर ली, सीएलयू दे दिया गोडाउन के लिए, और 28 दिन के बाद कानून बना दिए। तो यह मिले भगत नहीं है क्या? इसके किसान के साथ धोखा नहीं है, किसान का कोई भी ठीक है। लोहान साहब हो गया, लोहान साहब हो गया, लोहान साहब हो गया। राजेश दहिया संक्षेप में। प्रवीण अत्रे 1 मिनट, आ रहा हूँ। अरे भाई प्रवीण जी आ रहा हूँ, 1 मिनट शांत रहिए, बीच में मत बोलिए किसी के भी, अब आपके भी बीच में बोलेंगे फिर। हाँ मैं बीच में बोला जी। हेमंत जी से ये रिक्वेस्ट है, जैसे अत्रे साहब कह रहे थे कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मैं उसी एग्जाम्पल पे समझा रहा हूँ कि एक वृद्ध महिला हमारे जैसे गांव में जाती ना, कस्टडी से रख रखी थी, तो एक घुड़सवार जा रहा था, तो वो महिला बोली कि बेटा मुझे बैठा ले, बोला नहीं बैठाता, आगे निकल गया, फिर वापिस आया कि वो कहने लगा अब तू मेरे घोड़े बैठ जा, बोली अब मैं नहीं बैठती। क्यों नहीं बैठती? जो तेरे मन में वो मेरे मन में है। अब हमें सरकार पर विश्वास नहीं रहा, नंबर 1। दूसरा जो लोहान साहब ने कहा है भूमि अधिग्रहण वाला, ये बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन दहिया जी सरकार पर विश्वास नहीं है तो किस पर विश्वास है? तो क्या जब हम बैठे हैं सर, हम 20 दिन से क्यों बैठे हैं? क्योंकि सरकार पे हमें विश्वास नहीं है। सरकार हमसे बात करने के बजाय अपने हथकंडे अपना रही है। कभी कहती है ये असली किसान है, ये उग्रवादी है, ये नक्सलवादी है। अरे जो किसान जब सर्दी के अंदर 20 दिन से अपने बच्चों के साथ सड़कों में बैठा है, वो किसान असली एक नकली है? ये बताओ, क्या वो उग्रवादी है, नक्सलवादी है? ये हमें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तंग आके यहाँ से उठ के चले जाएंगे। ये किसान जो हैं, ये वो किसान हैं जो खेत में पानी देते हैं, हल चलाते हैं और सर्दी में ठहर सकते हैं। तो ये यहाँ से हिलने वाले नहीं है, चाहे 6 महीने लगे, चाहे साल लगे। इसका भी मैं एग्जाम्पल देता हूँ उत्तरे साहब को। एक ऐसे एक लाला जी और हमारे किसान के साथ बहगी, लाला जी बोला बेटा कल दुकान नहीं, ये तो राजेश दहिया फिर जिद हो गई ना आपकी भी कि हम तो चाहे साल भर लगे तब भी हिलने वाले नहीं है। सरकार अपनी जिद करेगी, आप अपनी जिद करेंगे, नुकसान बाकी जगहों पर होगा। नहीं सर, हमें तो सरकार पे विश्वास है। अब ये ठीक है कि सरकार की ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी आप लोगों से ज्यादा है, लेकिन आप भी देश के नागरिक हैं। हेमंत जी अभी हमारे एमपी मिलेंगे पानी के लिए। सरकार कह रही है कि अगर किसान 1 कदम आगे बढ़ाएंगे तो हम 4 कदम चलने के लिए तैयार हैं। फिर भी बेनीवाल साहब, दहिया जी ठीक हो गया, बेनीवाल साहब फिर भी आखिर नतीजा नहीं है। हेमंत जी मेरी बात सुनो ना, अभी हमारे हो गया सर, बहुत ज्यादा लंबा नहीं ले पाऊंगा, हो गया, आ रहा हूं वापस। बेनीवाल जी, भरत सिंह जी सुनाई दे रहा है आपको? आप बोलिए। शायद आपकी आवाज धीरे से पहुंच रही है उनके पास, तब तक क्या मैं बोल सकती हूं? भरत जी अब तक आवाज नहीं आ रही है। बेनीवाल साहब, बेनीवाल जी बोलिए। बेनीवाल जी नहीं बोल पा रहे हैं। रंजीता मेहता आप जवाब दीजिए, क्योंकि लगातार बारी बारी से सबका जवाब दिया प्रवीण अत्रे जी ने, और प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि भाई हम तो लगातार बात कर रहे हैं। अब आ गई है बेनीवाल जी, आप बोलिए। बेनीवाल जी बोलिए, सरकार कह रही है कि हम आपके साथ खड़े हुए हैं, किसानों के हितैषी हैं, और हमें दुख है कि किसान इतने दिनों से सड़क पर बैठे हुए हैं, लेकिन हम तो पीछे नहीं जाएंगे, हम तो कानून वापस नहीं लेंगे। क्या अब हम डूब के मरेंगे आज? जब हमारी जमीन नहीं बचेगी, जब हमारा जमींदारा नहीं बचेगा, जब हमारे परिवार नहीं बचेंगे, तो ये एक आग लगाने वाली बात भारतीय जनता पार्टी करती है कि किसानों के अंदर फूट डाल दी जाए, लेकिन ये उसके मंसूबे पूरे नहीं होंगे। हम बता देना चाहते हैं कि आज पूरे हिंदुस्तान का जो किसान है वो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक एक है, हर भाई बहन एक है। अपने हकों के लिए आज जो इतने सालों से किसान
कर्ज के अंदर डूबता आ रहा है। लेकिन बेनीवाल जी मेरा एक सवाल आपसे कि पुरानी व्यवस्था इतनी बेहतर थी, तब किसान के हालात क्यों नहीं सुधरे? अब अगर कोई सुधार हो रहा है तो सुधार को सुधार के नजरिए से देखना जरूरी है। बेनीवाल जी सुधार मुश्किल होता है लेकिन जरूरी भी होता है समय के साथ साथ। इस देश को लूटने के लिए, बेनीवाल जी आप मेरी बात को सुनते नहीं है। ये तो एक दलाल सरकार है जो दलाली लेती है। ये कहती थी कि बिचौलिया खत्म करेंगे, सबसे बड़े बिचौलिया ही ये सरकार है जो कारपोरेट घरानों के बीच में बिचौलिया ले। ये सब एक कमेंट में इस पर आपको चाहता हूँ। रंजीता मेहता ने कहा कि हरियाणा में मक्की का उन्होंने उदाहरण दिया, किसानों ने सरकार के भरोसे में आकर मक्की बोली लेकिन उसके बाद भाव नहीं मिल रहा। 130 करोड़ जनता को मार रही है। अरे ये कभी बात करती है कि हम किसानों के लिए सुधार कर रहे हैं, किसानों के लिए आप सुधार करते तो किसानों ने इन बिलों की क्या मांग करी थी जो आप ये काला कानून लेकर के आए हैं। किसान अच्छी तरह से समझता है आपकी सरकार के अंदर, क्योंकि ये जन्मजात किसान विरोधी सरकार है। इस सरकार को मक्के की फसल पे वो तो लाजवाब है, उसके बाद तो किसान हमारे सीएम साहब विश्वास करना बंद कर देंगे। जी ठीक है, रंजीता मेहता जवाब दीजिए। हेमंत दो दिन पहले दुष्यंत चौटाला जी ने 4 दिन पहले उन्होंने ये कहा कि मैं राजनाथ सिंह से मिलकर आ रहा हूँ और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि 2 दिन के अंदर इस बात का हल निकलेगा, समाधान निकलेगा, किसान वापस अपने घर जाएगा, नहीं तो मैं अपने पक्ष से रिजाइन कर दूंगा। ऐसी ही बात उन्होंने सितंबर में कही 25 तारीख को कि अगर मेरी बात नहीं मानेगी, किसान के ऊपर गारंटी नहीं की गई तो मैं रिजाइन कर दूंगा। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री जी इतने ज्यादा व्यस्त है अपनी शॉपिंग के अंदर, आज उनकी व्हाट्सएप के ऊपर इमेजेस दिखाई जा रही है कि जहाँ किसान ठंड में छुटक रहा है वो वहाँ पर शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो उनसे ये पूछिए कि उनका वादा कहाँ गया जो ये बात कहते थे कि किसानों की बात नहीं मानी गई तो मैं अपने पद से रिजाइन कर दूंगा। आज सरकार के पास सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट। लेकिन रंजीता जी आप कह रही हैं कानून वापस ले जाएं। कानून अगर सरकार वापस लेती है और आपके हिसाब से नया कानून लेकर के आती है, फिर आप चर्चा नहीं करेंगे, फिर सदन से वॉकआउट कर देंगे और फिर उसी बात पर आकर के अट जाएगा कि चर्चा तो सदन में हुई नहीं, अब वापस से ले जाएं, दूसरा लाया जाए, तो क्या यही सिस्टम चलेगा? जहां सुधार की गुंजाइश है वहां पर सुधार होने के लिए सरकार तैयार है, अब दिक्कत क्या है? बिल्कुल गुंजाइश है, आप तीनों काले कानून वापस कर दीजिए और एमएसपी पे गारंटी कर दीजिए। मैंने कहा ना, आपने पिछली बार भी चर्चा नहीं की, वॉकआउट कर दिया, फिर और नया कानून आएगा, वॉकआउट कर देंगे और फिर इसी बात पर आ जाएंगे। करने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप सरकार के पास सेंटर विस्टा प्रोजेक्ट जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने रोक रखा है कि आप उसका उद्घाटन मत कीजिए, चर्चा कहाँ कर रही है और इसके ऊपर फैसला नहीं है इनके पास। किसान बिलों पे तो बात कर लो। किसान के 14,000 करोड़ का गन्ने का बकाया पेमेंट है, उसके लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। आज जिस तरीके से सरकार चारों देश लूट के अंदर दे रही है। प्रवीण अत्रे संक्षेप में जवाब दीजिए, क्योंकि देखिए बेनीवाल जी ने कहा कि वो तो वापस नहीं जाएगा किसान, पूरा किसान एक है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। दूसरी बात यह है कि जब किसान कह रहा है कि हमने नहीं कहा आपको कि हमारे लिए ये सुधार लेकर के आइए, हमें लाभ पहुंचाइए, हम कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए, जिसके लिए आपने कानून बनाया वो अन्नदाता कह रहा है हमें नहीं चाहिए, तो आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं और कब तक करेंगे? देखिए ऐसा है हेमंत, जो बेनीवाल जी ने कहा कि हमने नहीं कहा था कानून के लिए, तो कानून क्यों बनाया? मैं निवेदन करूंगा, आपसे भी निवेदन करूंगा। रंजीता जी आप चुप हो जाइए, रंजीता जी आपकी बात पूरी हो गई ना, रंजीता जी पूरी हो गई ना बात, किसी और को भी बोलने दीजिए प्लीज। रंजीता जी डिस्टर्ब करो बस, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। रंजीता जी प्लीज, आपकी बात सुनी सबने। मेरा निवेदन ये है, राकेश टिकैत भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और जो चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के सुपुत्र है, उन्होंने जब जून के अंदर ऑर्डिनेंस आए थे एक ट्वीट किया था, हिंदुस्तान टाइम्स ने उसकी रिपोर्ट भी छापी है, उसमें उन्होंने लिखा अपने पिताजी की फोटो लगा के कि चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत की आत्मा को अब शांति मिली है, जिन सुधारों के लिए पूरा जीवन संघर्ष करते रहे सरकार ने वो सुधार कर दिए हैं, आप पढ़ लीजिएगा। लेकिन वो आज उन्हीं बिलों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, जबकि उस ट्वीट में जून में वो समर्थन कर रहे थे। पहली बात, अब आपको समझ में आ गया किसने मांग की है। अब दूसरी बात देखिए, एक बात और कही है बेनीवाल जी ने, बेनीवाल जी ये कहते हैं कि साहब आपने किसानों को नक्सलवादी का, आपने माओवादी का, आपने खालिस्तानी का। बेनीवाल जी बड़ा स्पष्ट कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए किसान उसका सम्मान है, अभिमान है, किसान हमारे भाई हैं, हमने किसानों के लिए नहीं। इसीलिए वो पूछ रहे हैं कि 20 दिन हो गए, कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता धरना स्थल पर पहुंचे?
अब हेमंत सिंधु बॉर्डर पर कितने लोग बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और वो कब करना हटेंगे? जरूरी है। केवल देखिए ऐसा है, कुछ चीजें स्पष्ट करना जरूरी है। आपको बता दूं, इस किसान आंदोलन में एक किसान नेता डॉक्टर दर्शन, जो कि पीडीएफआई पीपुल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ इंडिया के संस्थापक अध्यक्ष थे, जिसका सीपीआई माओवादी से एफिलिएशन था, 2006 में ऑर्गेनाइजेशन बनी। ये तो आपकी सरकार का फेल्योर है कि वहां पर इस तरह के लोग पहुंचे। आतंकवादियों के संबंध है, माओवादियों से संबंध है, तो कार्रवाई कीजिए। गृह मंत्रालय किस लिए सर? ये बोल के क्या साबित कर रहे हो? कम से कम बात तो पूरी होने दो भाई, कम से कम बात तो पूरी होने दो। पता तो लगे, जो ये बार बार इल्जाम लगा दिया जाता है कि बीजेपी के नेताओं ने ये बोल दिया। हमने नहीं बोला किसानों को, किसान हमारे भाई हैं, लेकिन हमने उन लोगों के लिए बोला जो इस तरह की मानसिकता से हुए हैं। एक मिनट रंजिता मेहता, एक मिनट आप शांत हो जाइए प्लीज। रंजिता मेहता को डाउन कर दीजिए। उनके लिए क्या बोले बताएं हम आप जी। अगर बोलिए बोलिए जल्दी से बोलिए, समय नहीं है मेरे पास, समय नहीं है, बाद में समय है, बोलिए जल्दी से। उस संस्था के लिए क्या बोले ये बता दो आप। अगर वहां पे जो सिख फॉर जस्टिस नाम की संस्था जो है समर्थन करती है, आर्थिक मदद करती साहब, है, अब किसानों ने साफ कर दिया, किसान बताओ? संगठनों ने भी कह दिया था कि हम ऐसे एलिमेंट जो कि इस तरह का पोस्टर लेकर के आते हैं उनको हम दूर रखेंगे किसी भी तरह के इस तरह के। दो बातें कही हैं, मैं वो भी स्पष्ट कर दूं। इन्होंने ये साफ कर दिया। राजेश दहिया, सवाल इसलिए उठता है आप पर क्योंकि जो लोग वहां पर आए और वो प्रवीण अत्रे कह रहे हैं कि कौन लोग आपके समर्थन में आते हैं, इसलिए सवाल उठता है। मैं अपनी बात को पूरी करूं। एक मिनट प्रवीण अत्रे साहब, समय नहीं है, माफी चाहता हूँ मैं आपसे। बयान में कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। अब राकेश टिकैत हमारे किसानों की बात मान रहा है ना, तो हमारा जो किसानों का बात उसको रख रहा ना, उसको अपना वक्तव्य बदल दिया ना, तो हमारे मोदी जी कुछ और अब कुछ और, तो वजह तो पूछ लो। उन्होंने राकेश टिकैत का उदाहरण दिया कि देखिए वो किस तरह से जब कानून लाया गया था तब वो कह रहे थे कि अब आज उनके पिताजी की आत्मा को शांति मिली है। आज प्रधानमंत्री वही कह रहे थे कि ये सुधारों की बात जो कई सालों से चली आ रही है, हमने सुधार किया, तो इतना हंगामा क्यों है? अपनी जब किसानों ने ये कहा राकेश टिकैत को कि हमारी डिमांड ये है, तो वो उसने हमारा साथ दिया ना, तो हमारी बात बोल रहा है ना, तो ये सरकार हमारी बात क्यों नहीं पता था किसानों की मांग क्या है? लोहान साहब एक कमेंट जल्दी से, आप कहना क्या चाह रहे हैं? जल्दी से कमेंट। मैं तो ये कहना चाहूंगा त्रे जी को, आज ये SYL का राग गा रहे हैं। 2016 में सुप्रीम कोर्ट के जब आदेश थे तो अभय सिंह जी ने सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ी थी, तब भारतीय जनता पार्टी कहाँ थी, तब इनको किसान नहीं दिखाई दे रहे थे। आज इस मूवमेंट को तोड़फोड़ करने के लिए एक साल से जा रही है। अब समय नहीं, मैं माफी चाहता हूं आप सभी से और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, रंजिता मेहता जी, प्रवीण अत्रे साहब, रणवीर लोहान जी और साथ ही साथ राजेश दहिया जी और भरत सिंह बेनीवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के आपसी जो टकराव है, टकराव और तकरार, ये दोनों बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि किसान अपने जगह पर अड़े हुए हैं, सरकार अपनी जगह पर अड़ी हुई है। आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिरकार इसका नतीजा क्या होगा। नमस्कार।